चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्नो चक्र के चारों पदों के नाम लिखकर वर्णन कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ऊष्मा इंजन की दक्षता का व्यंजक लिखिए और कार्नो के प्रमेय। मतलब ये 3 क्वेश्चन तीनों टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैंने इसमें कार्नो चक्र को एक्सप्लेन किया है। आपको हैंड रिटन नोट शॉर्ट्स में मिल गया होगा, बट इसको कार्नो चक्र को ना स्टेप बाय स्टेप समझना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना, तब ये पूरा समझ आ जाएगा और इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि ये कार्नो चक्र है क्या। तो सादी कार्नो ने 1824 में एक ऊष्मा इंजन की कल्पना की। तो ऊष्मा इंजन, यहाँ पे ऊष्मा इंजन की कल्पना की। अभी आपको बस इतना करना है, ठीक है। और कोई भी टॉपिक को ना 2 से 3 बार पढ़िएगा, उससे फिर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा है कि कार्नो इंजन क्या है। तो एक ऊष्मा इंजन जिसकी दक्षता उन तापमानों पर निर्भर करता है जिनके मध्य वह कार्य करता है। इसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि ऊष्मा को किस सीमा तक कार्य में बदला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 तापमानों पर कार्य करता है। तो ये वही है कि T1 होगा और दूसरा T2 ताप होगा। एक को सोर्स बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। पहला होगा सोर्स और दूसरा होगा सिंक। सोर्स क्या होगा, स्रोत जिससे हम ऊष्मा ले सकते हैं, और सिंक का क्या होगा, मतलब जिसमें हम ऊष्मा डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने देखा होगा कि जब हम वॉश बेसिन यूज करते हैं तो उसका जिसमें हम अपना हैंड वॉश करते हैं, पानी जाता है, उसे सिंक बोला जाता है। ओके, तो यहाँ ये क्या हो गया, सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सिंक का है T2। अब यहाँ से क्या है, कार्नो इंजन का सेटअप। भाई अब कार्नो इंजन का हम सेटअप कैसे करेंगे, ऐसा कौन सा एपरेटस बनाएंगे जिससे हम उष्मा से कितना कार्य कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए क्या सेटअप होगा। तो क्या है, उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते जाएगा, और चक्रीय प्रक्रम है मतलब चलता ही रहेगा। जैसे दिन और रात का होना एक चक्रीय प्रक्रम है, समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये समझ रहे हैं, उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में 1 मोल आदर्श गैस, अब कितना अमाउंट लेंगे, 1 मोल आदर्श गैस को भार रहित, घर्षण रहित पिस्टन। तो ये भार रहित और घर्षण रहित का क्या होता है कि इससे ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता, ठीक है। और इसमें सिलेंडर में रखी हुई है। सिलेंडर मतलब आप समझ सकते हैं, जो हम घर में एलपीजी गैस यूज करते हैं उसका सिलेंडर होता है, सेम वैसा ही ये सिलेंडर होगा। ओके, अब यहाँ क्या है, इसमें तंत्र में 4 प्रक्रम के लिए सोर्स, सिंक और अचालक जैकेट है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि सोर्स का टेम्परेचर क्या है, T1 और सिंक का T2, ठीक है। तो यहाँ से सोर्स हो गया, सिंक हो गया और एक अचालक जैकेट होता है। अब सिंक का ताप स्रोत से कम है, तो वही है कि सिंक का ताप स्रोत से कम है, इसका मतलब क्या है, गर्म चीज से ही ऊष्मा का प्रवाह ठंडे की ओर होगा, ठीक है। मान लो एक कप में चाय रखी है ना, तो चाय क्या होगी, गर्म चाय ठंडी होगी, ठंडी चाय खुद से गर्म नहीं होगी। तो वही है कि सिंक का ताप स्रोत से कम है, और सिंक की दीवार भी ऊष्मा की सुचालक है। तो सिंक का दीवार ऊष्मा का सुचालक होगा, मतलब क्या होगा, सोर्स से वहां तक ऊष्मा आ जाएगी, इसलिए सुचालक लिखा है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र को अचालक जैकेट में रखा जाता है, मतलब बाह्य सिस्टम से इसका ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। ऊष्मा इंजन जिसकी दक्षता 2 तापमान पर निर्भर करता है और जिनके मध्य कार्य करता है, और वही है कि ऊष्मा को हम कितने कार्य में बदल सकते हैं। इसके सेटअप के लिए क्या करेंगे, एक मोल आदर्श गैस को उत्क्रमणीय चक्र प्रक्रम में भार रहित, घर्षण रहित सिलेंडर में रखेंगे। इसमें 4 प्रक्रम होते हैं, सोर्स, सिंक और अचालक जैकेट। उसके बाद यहाँ को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, इसके कार्नो चक्र के 4 पद कौन से हैं। तो 4 पद को समझने के लिए देखो, सबसे पहले क्या है, इधर दाब है और इधर आयतन है। ग्राफ इधर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आयतन का मान बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो दाब का मान बढ़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 बिंदु लिए, ABCD। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बिंदु ए पर दाब है P1, आयतन है V1। बिंदु बी पर दाब है P2 और आयतन है V2। यहाँ P3 V3 और यहाँ D पे P4 V4 है। ओके, अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे है ताप T2 और इधर है T1, ठीक है। एक चक्रीय प्रक्रम है, पहले पद में क्या होगा, A से B जाएंगे, फिर B से C से D, फिर D से A। अब यहाँ तक हो गया क्लियर। और यहाँ पे ये आयतन है V1, यहाँ पे B पे है V2, यहाँ V3 और यहाँ पे V4। ओके, अब इसके 4 पद कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऐसे ही इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, समतापी रुद्धोष्म, समतापी रुद्धोष्म, ठीक। समतापी रुद्धोष्म, समतापी रुद्धोष्म। अब 2 बार प्रसार, 2 बार संपीड़न। प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंड होना, फैलना। संपीड़न का मतलब होता है संकुचित होना। ओके, अब देखते हैं पहला पॉइंट है ना। और जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो ना, उस ग्राफ का नाम जरूर लिखना है कि चित्र ये कार्नो चक्र के 4 प्रक्रम है करके। अब देखो, यहाँ से पहला पद में क्या है कि समतापी प्रसार क्या है, तो बेलन में ली गई
1 मोल आदर्श गैस में प्रारंभिक अवस्था में ताप T2 P1 दाब P1 और आयतन V1 है। देखो आपको एक बार जहाँ ये डायग्राम समझ आ गया ना, फिर आपको ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर दाब लिखना है, इधर आयतन लिखना है, y अक्ष में दाब, इधर आयतन, और 4 पॉइंट लिख देना है ABCD। और इसको जो ग्राफ बनाओगे ना, इसको ऐसे थोड़ा प्रसार वाला फिर संपीड़न वाला बुक में एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पे अब देखो वही बात बोला गया है कि बिंदु A पर आयतन क्या है P1, दाब है P1, आयतन है V1 और ताप है T2। देखो उसी को वर्ड में लिखा है। अब गैस को T2 ताप वाले सोर्स में रखते हैं। गैस का उत्क्रमणी विधि से समतापी प्रसार किया जाता है। अब देखो समतापी प्रसार क्यों किया गया, क्योंकि हमारा पहला ही पद बोला है कि समतापी प्रसार। अब समतापी प्रसार किया गया, चित्र में इसे वक्र AB के रूप में दर्शाया गया। ये देखो ये वक्र A और B के रूप में दर्शाया गया है। और प्रसार के बाद आयतन V1 से बढ़कर V2 होगा। अब प्रसार का मतलब क्या है, फैलना, तो आयतन क्या हो गया, बढ़कर V1 से V2 हो गया। और दाब क्या हो जाएगा, जब जहाँ एक बात हमेशा याद रखना, जहां भी आयतन बढ़ेगा वहां दाब घटेगा। क्योंकि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू NRT अपॉन P। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, V बढ़ेगा तो P घटेगा, P बढ़ेगा तो V घटेगा। क्योंकि यदि दोनों ऐसे व्युत्क्रमानुपाती पोजीशन में होते हैं तो एक का वैल्यू बढ़ने पर दूसरा वैल्यू घटता है। ओके, अब यहाँ से क्या है, इस प्रक्रम में गैस उष्मा कुंड से क्यों उष्मा अवशोषित करती है। अब किया गया कार्य, तो इसको ना बुक में डेरिवेशन थोड़ा सा अलग लिखा है, बट इसको आप समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं। इससे आप कभी उष्मागतिकी का प्रथम नियम नहीं भूलेंगे। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तंत्र को दी गई उष्मा किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब समतापी प्रक्रम में क्या है, ताप समान है तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने समीकरण में डेल ई का मान 0 रख दिया। Q2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ Q उष्मा को Q2 और कार्य को W1 नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से Q2 इज इक्वल टू W1, तो यहाँ से हम इसे लेफ्ट और राइट को एक्सचेंज करके क्या लिख सकते हैं, W1 बराबर Q2। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दिए। अब गैस द्वारा किया गया कार्य W1 क्या होगा, प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ, आयतन में प्रसार V1 से V2 हो गया, dV हुआ। अब आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT, तो P का मान क्या होगा, N इज इक्वल टू हमने गैस 1 मोल लिया है तो RT अपॉन V। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, RT अपॉन V ये वाला वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो W1 बराबर क्या होगा, किया गया कार्य V1 से V2 RT2 अपॉन V और dV। अब ये T2 क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस चक्र में साइकिल में लिखा है ना कि ऐसे जो हमने वक्र बनाए थे, यहाँ पे तापमान T2 है, उधर T1 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, W1 इज इक्वल टू RT2 R गैस नियतांक है, T2 समतापी, इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा। V1 से V2 1 अपॉन V dV। अब यहाँ पे 1 अपॉन V और इसका समाकलन होता है नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे V2 और V1, तो यहाँ से क्या होगा, पहले V2 लिखेंगे फिर यहाँ V1 लिखेंगे। log m माइनस log n इज इक्वल टू 9th का मैथ्स का रूल है log m अपॉन n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू RT2 नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। तो यहाँ से क्या है कि W का ही मान, W1 का मान Q2 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इज इक्वल टू QRT2 देखो समीकरण 1 में W1 का मान वही होगा जो Q2 का मान होगा, या Q2 का मान W1 के बराबर होगा। तो इस समीकरण से W1 बराबर Q2 RT2 नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, समीकरण नंबर 3। अब पद दूसरा, इसमें क्या है, रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म का मतलब होता है ना तो हम उष्मा लेंगे ना देंगे, तो वही है कि किसी बिंदु B पर गैस का, अब देखो फिर वही पॉइंट बोला गया है कि बिंदु B पर क्या हो गया, इस बिंदु पर यहाँ पे P2 V2 है ना, और यहाँ से BC वक्र के रूप में इसे दर्शाया जाएगा। तो यहाँ P2 V2 P3 V3। अब देखो इसमें क्या है, रुद्धोष्म प्रसार किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिंदु B पर गैस का तापमान T2, आयतन V2, दाब P2 है। रुद्धोष्म प्रसार से क्या होगा, आयतन V2 से V3। अब V2 से V3 क्यों हुआ, देखो इसको यहाँ पे ये पॉइंट है V2, ये पॉइंट है V2 और ये क्या हुआ V3, और दाब क्या हो जाता है, P2 से P3 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सोर्स से निकाल कर इसको अचालक जैकेट में रख दिया जाता है, और रुद्धोष्म प्रसार है मतलब ना तो उष्मा लेगा ना देगा, इसलिए Q का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं यहाँ पे प्रसार में गैस के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, रुद्धोष्म प्रसार है ना। तो यहाँ से क्या कार्य किया जाता है, इसमें गैस द्वारा कार्य किया जाता है जिससे आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी और गैस का ताप T2 से घटकर T1 हो जाता है। अब यहाँ से इस प्रक्रम में चित्र
इस प्रक्रम को चित्र में बीसी वक्र के रूप में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, किया गया कार्य, फिर वही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तंत्र को दी गई ऊष्मा किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो समतापी प्रसार है, Q का मान 0, डेल ई प्लस डब्ल्यू। अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यही रहेगा तो ये इधर जाएगा तो माइनस डेल ई, W2 बराबर माइनस डी। ठीक है। अब यहाँ से समीकरण नंबर 4, अभी हमने पढ़ा है कि स्थिर आयतन पर उष्माधारिता का मान डेल ई अपॉन डेल टी वी होता है। अब यहाँ पे ये वी बाहर लिखा है इसलिए ये भी वी बाहर। और उसके बाद क्या होगा, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, ईटीवी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी करके याद कर सकते हो, सीवी इलेक्ट्रॉनिक टीवी ऐसे। अब यहाँ से क्या होगा, डी बराबर CVDT, मतलब इसे यदि हम ये डेल को यहाँ पे नियतांक लगा के लिखते, यदि मैं इसे डी वाले फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, DE बराबर CVDT। अब W2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे, W2 बराबर समाकलन करेंगे तो माइनस CV। अब ये कहाँ से आएगा, W2 का मान माइनस डेल ई, तो डेल ई का मान है CVDT और ये माइनस साइन लगा दिए, है ना। अब W2 को हमने समाकलन किया तो माइनस CV, ये तो कांस्टेंट है, नियत आयतन पर उष्माधारिता, और इसका जब dt का समाकलन करते हैं तो ये t आता है, T1 और T2। तो यहाँ से फिर से लिमिट लगाएंगे तो पहले होगा T1 माइनस T2। अब माइनस साइन को जब हम इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CV माइनस को बस गुणा करेंगे तो माइनस T1 प्लस T2, तो यहाँ से हम इसे T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 5। अब पद 3 क्या है, समतापी संपीड़न। संपीड़न का सिंपल मीनिंग है दबाना। जैसे आपने, इफ यू ऑल आर फ्रॉम छत्तीसगढ़, या फिर हम कोई भी बड़ी बनाते तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सामान है उसको ऐसे दबाते हैं। संपीड़न का मतलब ही होता है दबाना, जिससे क्या होता है, आयतन कम होता है और दाब बढ़ता है। तो उसी चीज को यहाँ से क्या करना है, समतापी संपीड़न से गैस का आयतन घटकर V3 से V4 हो जाता है। वही चीज है, आप हमेशा एक चीज याद रखना, संपीड़न का मतलब दबाना ही होता है। समझ जाओ, आप कोई गीला कपड़ा लिए हो या कुछ, उसको आपने निचोड़ा या दबाकर उसका पानी निकाला, तो वही है कि उसका क्या होता है, आयतन घटकर V3 से V4 और दाब बढ़कर P1 से P4 हो जाता है। अब देखो इसे यदि मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे क्या होगा, P3 से P4 हुआ, P3 से P4 और V3 से V4 हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रक्रम में गैस सोर्स को Q1 उष्मा देती है। ठीक है, गैस क्या करती है, सोर्स को। अब चित्र में इसे सीडी वक्र के रूप में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे किया गया कार्य, फिर वही बार बार आपको लिखना है, तंत्र को दी गई उष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर है। अब ये क्या है, समतापी है, तो यहाँ डेली का मान 0 होगा। समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो W का मान Q के बराबर होगा। अब गैस पर किया गया कार्य, W3 गैस द्वारा उत्सर्जित उष्मा Q1 के बराबर होता है। ठीक है। अब ये गैस पर किया गया कार्य है, तो माइनस W3 बराबर माइनस Q1, दोनों साइड का माइनस माइनस हटा देंगे तो W3 बराबर Q1 होगा। इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ आपको, -2 इज इक्वल टू -4, तो इसका मान मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इज इक्वल टू 4, दोनों माइनस माइनस हट जाता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, W3 का फिर से समाकलन करेंगे, V3 से क्या हुआ है, आयतन V1 हो गया है। ठीक है। अब यहाँ से आयतन क्या हो गया, V3 से V4 हो गया है ना। अब यहाँ से PdV, अब P इज इक्वल टू nRT से P का वैल्यू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। ओके। अब यहाँ से क्या होगा, nRT1 है ना, nRT1 और यहाँ से V3 से V4 1/V dV हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये 1/V का क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो नेचुरल लॉग V और V4 V3, फिर वही है कि यहाँ से V4 माइनस V3 करेंगे तो नेचुरल लॉग V4/V3। ठीक है। ये W3 है, तीसरे स्टेप में किया गया कार्य। अब चौथा क्या है, गैस के रुद्धोष्म संपीड़न से आयतन V4 से घटकर V1 तथा संपीड़न वही है, दाब P4 से बढ़कर P1 हो जाता है और ताप T1 से घटकर T2 हो जाता है। गैस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था A में पहुंच जाता है और रुद्धोष्म संपीड़न को DA वक्र के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर से किया गया कार्य निकालेंगे, तंत्र को दी गई उष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर है। अब यहाँ पे किया गया कार्य -W4 होगा क्योंकि रुद्धोष्म है, और गैस पर किया गया कार्य है तो यहाँ से क्या होगा, -W4 इज इक्वल टू DE, ये वही कार्य है जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो W4 बराबर -DE किए। अब यहाँ पे DE का वही है वैल्यू की नियत आयतन पर मैंने दूसरे स्टेप में समझाया है, C इज इक्वल टू, इसका समाकलन करेंगे तो T होगा T2 माइनस T1 और यहाँ से माइनस CV। W4 इज इक्वल
टू सी वी, वही माइनस साइन को जब हमने गुणा किया तो यहाँ से T1 माइनस T2। अब संपूर्ण कार्य क्या है, एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य, जो ये हमने डायग्राम बनाया है, इस पूरे चक्र में किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, W1 W2 W3 W4, तो ये कुल किया गया कार्य क्या होगा। अब देखो W1 का मान यहाँ से समीकरण से रख देंगे, RT2 नेचुरल लॉग V2, और ये देखो इसे मैंने हाईलाइट भी किया है, यहाँ से सबका मान लिखते जाना है। ये W1 का मान है, ये W2 का मान है, ये W3 और W4 का मान यहाँ से रख देंगे। अब यहाँ से क्या है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है मैथ्स का कि RT2 नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो CVT1 माइनस T2 प्लस RT1 नेचुरल लॉग V4 अपॉन V3 प्लस CV, और ये देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों क्या है, सेम है, तो ये और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, RT2 नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 प्लस RT1 नेचुरल लॉग V4 अपॉन V3, यही किया गया कार्य है ना। मतलब इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी तंत्र को उष्मा देंगे तो उससे कितना कार्य किया जा सकता है। ये गैस नियतांक है, उसका टेम्परेचर रखेंगे, लॉग वैल्यू निकालेंगे, दूसरा V2 V1 और यहाँ से V3 V4, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसका आयतन में कितना चेंजेस होता है इससे मान निकाला जा सकता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने शॉर्ट्स वीडियो देखने के बाद इस वीडियो शॉर्ट्स वीडियो देखने के बाद यदि इसको एक्सप्लेनेशन में आए थे तो यहाँ पे मुझसे एक माइनर मिस्टेक हो गई थी, V4 को V3 से मैंने V1 लिख दिया था बाय मिस्टेक, जब मैंने नोट डाउन किया था, तो प्लीज़ कंसीडर करें इस शॉर्ट्स वीडियो के बाद, यदि इससे समझ रहे हो तो प्लीज़ मैं शॉर्ट्स वीडियो में इसको करेक्ट करके अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।